गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने कल यूनिट 1 को कंप्लीट किया था। तबीयत ठीक ना होने की वजह से अभी मैं प्रॉब्लम्स कौन कौन सी सिलेक्टिव आपको करनी है मैं कोशिश करूँगा आज या कल उस पर डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा। ठीक है। अब जो यूनिट 3 है उसमें 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स और दूसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनको हम लोग को करना है। हालांकि पहले डिस्कशन में कई बार प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग बात करते रहे हैं। एक बार चूँकि टॉपिक स्पेशली मेंशन्ड है सिलेबस में, तो हम लोग जितना उसके बारे में आपके सिलेबस के अंतर्गत है उसको डिस्कस कर लें हम लोग तो ज़्यादा अच्छा हो। हमने लिखा हुआ है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। अगर सन या दूसरे ऐसे सन जिनको स्टार्स के रूप में आप जानते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। प्लैनेट्स वैसे तो ज़्यादा भी होते हैं सन के अराउंड, जैसे कि पुराने सिलेबस के अनुसार, पुरानी नॉलेज के अनुसार 9 प्लैनेट्स आप पहले जानते थे। अब एक प्लैनेट को लिस्ट से हटा दिया गया है। अब 8 प्लैनेट्स हैं सन के। उसमें से प्लैनेट के रूप में या ग्रह के रूप में, जो हिंदी में मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे, वो जानते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स को हिंदी में क्या कहेंगे? ग्रहों और उपग्रहों की गति, है ना। सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं ग्रह, और ग्रह के चक्कर लगाते हैं उपग्रह। और अगर हम अर्थ को ग्रह मान के चलें तो हमारा एक जो नेचुरल या प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो हमारा जो ब्रह्मांड मंडल है उसमें बहुत सारे सूर्य हैं जिनको स्टार के रूप में आप जानते हैं, स्टार्स हैं। हर एक अपने आप में एक परिवार समेटे हुए हैं, और जो परिवार है वो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स का होता है। हर सन का जो परिवार है वो प्लैनेट और सैटेलाइट्स है। ग्रह और उपग्रह उसके परिवार के सदस्य हैं। अब वो कैसे वो ग्रह के सदस्य जुड़े होते हैं, ये आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अर्थ को लिया हुआ है, और उसके अराउंड जो रिवॉल्व करने वाला प्लैनेट है वो सन है, सॉरी मून है। सॉरी, प्लैनेट अगर अर्थ है तो जो मून है वो सैटेलाइट है। हमने जो भारी वाली चीज होगी, देखिए अर्थ का मास मून के मास से ज़्यादा है। वैसे तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़े हैं, जो गतियों को आप समझाते हैं न्यूटन के नियमों से समझाते हैं। और चूंकि ये ग्रेविटेशन की वजह से व्यवस्था बनी हुई है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये व्यवस्था बनी हुई है, तो उसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है। न्यूटन के जो 3 गति के नियम हैं, इसके अलावा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी है, जो कि आप इसी यूनिट में पहले अच्छे से समझ चुके हैं। तो न्यूटन के नियम और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हम इन गतियों को समझ सकते हैं। बहुत सरल सी बात है। तो ये कैसे मूव करते हैं, ये आपने रटा हुआ है कि प्लैनेट्स
सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। किसमें करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट जानते हो जिसको हिंदी में कक्षाएं बोलते हैं। हर एक की अपनी अलग अलग कक्षा है स्पेस में, और वो लगातार घूमते रहते हैं। हालांकि हम लोग स्पिन मोशन की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, जबकि वो स्पिन मोशन भी करता है, और स्पिन मोशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है बहुत सारी स्थितियों को डेवलप करने में, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी स्टेबिलिटी पर। तो हम लोग सिर्फ ऑर्बिटल मोशन को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड का, जो कि अनंत तक फैला हुआ है, ये आप जानते हैं। और अनंत कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन अनंत बहुत भयावह होता है कि जितना आप आगे बढ़ोगे उसके बहुत आगे और कुछ दिखाई देगा, उसके आगे बढ़ोगे तो और कुछ दिखाई देगा। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि नेचर के स्टूडेंट हैं आप, मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको। और नेचर का मतलब आप अच्छे से जानते हो कि सारे फैक्ट्स, सारे पदार्थ, सारे नियम नेचर में ही समाये हुए हैं। और उसको आप दूसरे एंगल से कहोगे तो जो विराट स्वरूप है, जो कृष्ण ने अपने रूप का वर्णन करते हुए बताने की कोशिश की है, और कहते हैं कि वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए तभी दिखेगा। एक पार्टली आपको दिव्य दृष्टि ही, ये जो आप पढ़ रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये दिव्य दृष्टि ही तो है। आप एक पॉइंट की तरह नहीं है उस यूनिवर्स में। और जब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करते हो, आप जानते हो कि लाइट ईयर्स में डिस्टेंस नापी जाती है, प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, और प्रकाश की गति को भी आप अच्छे से जानते हो कि बहुत कम नहीं होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रटना काफी नहीं होता। इसको हम 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए कल्पना करनी पड़ेगी। आप जानते हो कि हमारी जो पृथ्वी की जो डायमीटर है वो 12,800 किलोमीटर डायमीटर, यानी डायरेक्टली हम यहां से यूएसए तक की बात करें तो 12,800 किलोमीटर। और ये कितना है? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 1,28,000। उससे 2.5 गुना करोगे, यानी कि 25 गुना करोगे, 15 गुना करोगे, कितना होगा? जो भी गुना करोगे वो डिस्टेंस 3 लाख किलोमीटर होगा। ये 3 लाख किलोमीटर में 1 मिनट भी नहीं लग रहा, 1 सेकेंड लगता है। यानी इतनी स्पीड से आप चलोगे, माने प्रकाश की गति से अगर चलोगे तो 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय कर सकते हो। और जब आप कहते हो कि वो फलाना सौर मंडल खोजा गया है, वो 400 प्रकाश वर्ष दूर है, हिंदी में लिख रहा हूं, प्रकाश वर्ष दूर है। आप जानते हो कि आदमी की उम्र कितनी होती है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल मान लें। जन्म लेते ही अगर वो लगातार प्रकाश की गति से चलना शुरू कर दे और मृत्यु तक चलता रहे, तो वो 100 प्रकाश वर्ष कहलाते हैं। यानी 4 पीढ़ियां लगातार चलती रहे प्रकाश की गति से, वो 400 प्रकाश वर्ष होती है। लिखने वाले जो रिपोर्टर हैं पेपर में लिख देते हैं कि वो ग्रह खोजा गया, कभी ऐसी कल्पनाएं लिखते हैं कि वहां जाके आदमी रहेगा और फलाना करेगा, ढिमाका करेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से प्रकाश की गति फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो भी आज तक जिसको कोई अभी ठीक से काट नहीं पाया है, यानी फिजिकली लाइट की स्पीड हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा स्पीड से कोई वस्तु ट्रेवल ही नहीं कर सकती, यानी प्रकाश की गति से ही ट्रेवल नहीं कर पाएगी।
तो जब प्रकाश की गति से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे तो कैसे वहां कोई क्या प्लान करेगा, क्या क्षण भर में सब कुछ हो जाएगा? ये बातें होती हैं। तो वही कह रहे हैं कि दिव्य दृष्टि की अभाव की वजह से हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं और इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। यही तो होता है। तो हम लोग उस पार्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप मत मानिए कि जो है हमारे मतलब की चीज़ नहीं, सिलेबस की चीज़ नहीं है, लेकिन जब ज्ञान नहीं होता है तब चीज़ें कठिन लगती हैं। ये ज्ञान होना भी जरूरी होता है कि हम हैं कहाँ, हमारी स्थिति क्या है। इसलिए मैं डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ। तो आप ये जानते हो कि कहते हैं कि चावल पका, बहुत सारे हैं। एक पता चला एक पार्टी में बहुत बड़े भगोने में चावल बन रहा है, बना है कि नहीं बना है। तो एक चावल निकाल के सैंपल टेस्ट कर लेते हैं और उससे पूरा लग जाता है कि बना या नहीं बना। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उतने बड़े भगोने से भी बड़ा भगोना है ये पूरी ब्रह्मांड, और हम एक सोलर फैमिली को पढ़ रहे हैं। और हमने ये जाना है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसकी वजह से जो कंपैरेटिवली भारी वस्तु होती है उसके इर्द गिर्द कंपैरेटिवली हल्की वाली वस्तु चक्कर लगाती है। जैसे सन के तुलना में हमारे प्लैनेट्स हल्के हैं, और प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। हम एज एन अप्रोक्सीमेशन सर्कुलर मोशन से स्टडी कर लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि एक्चुअल में तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, लेकिन हम पढ़ते समय पे, चूंकि पढ़ना आसान होता है इस लेवल पे, एसेंट्रिसिटी अगर E = 0 कर लें तो वही इलिप्स क्या बन जाता है, सर्किल। इसको भी आप जनरल नॉलेज की तरह याद करिए। सर्किल क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ इलिप्स विद एसेंट्रिसिटी 0। समझ गए? अगर एसेंट्रिसिटी किसी इलिप्स की 0 कर दी जाए तो क्या बन जाएगा, सर्किल। तो हमने देखिए सर्किल ही ड्रॉ किया है, क्योंकि जो फॉर्मुलेशन हम आपके बुक के लेवल के हिसाब से दिया गया है वो सर्किल मान के दिया गया है। आपने जो 11th-12th में पढ़ा है उसके हम बहुत आगे नहीं गए, है ना। तो अब इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से इन दो बॉडीज के बीच में, सपोज कर लेते हैं ये सन है और ये प्लैनेट है। अगर सन का मास कैपिटल M लिया है तो हल्का वाला हमने प्लैनेट का स्मॉल m ले लिया है। अगर हम इसको प्लैनेट मान रहे हैं तो प्लैनेट का मास m हो जाएगा और सैटेलाइट का मास स्मॉल m हो जाएगा। तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो Gmn/r² होता है, अगर r इनके बीच की दूरी है। और जैसा कि आप जानते हो सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसको हिंदी वाले अभिकेंद्र बल कहते हैं, वो m²m²r होता है। जो घूमने वाला है उसका मास है, इसीलिए हमने कैपिटल M नहीं लिया है, ध्यान रहे। स्मॉल m जो रोटेट कर रही है बॉडी उसके लिए, जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है उसके लिए। तो m कैंसिल हो गया। अगर हम ओमेगा जानना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, Gm/r³ हो जाएगा क्या, नीचे जाएगा, और ओमेगा क्या हो जाएगा, और इससे हम 2π/T भी निकाल सकते हैं, यानी कि टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। वैसे तो बहुत बड़ा होता है सोलर फैमिली, लेकिन अगर फॉर्मूले में आपने उसको बांध लिया है, आपने उसको पहचान लिया है कि भैया ये सब कमाल फोर्स का है, और जो नेचर ने गिफ्ट किया हुआ है इसकी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए एक किन्हीं दो तो मासेस की एग्जिस्टेंस होगी। मैटर बना, मास बन गया,
और किन्हीं दो मासेस के बीच में फोर्स का फैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप नेचर कहिए या ब्रह्मा जी कहिए या आप ईसा मसीह कहिए या अल्लाह कहिए, किसी का भी आप मान के चल सकते हो, लेकिन ये आप जान लीजिए जो समझ में आने वाले अंदाज में समझ में आ रहा है कि जब ये खिंचाव होता है या प्रतिकर्षण होता है, ये एक बल ही होता है जो कि नेचर ने गिफ्ट किया हुआ है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो। तो उसको हमने जाना कि ये न्यूटन ने एक नियम दिया था कि अगर दोनों के मासेस पता, हालांकि ये नहीं कि सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच में ही फोर्स लगता है या सन और प्लैनेट के बीच में लगता है, किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा। मासेस कम होंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। वैसे तो दो मासेस के बीच में इतना पावरफुल नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हम मास का अमाउंट कम लेते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े बहुत हेवनली बॉडीज कहलाती हैं, प्लैनेट, सन, स्टार्स जो ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, इनके फोर्सेस काफ़ी हो जाते हैं और इन्हीं से उनकी स्थितियाँ बनी हैं। अब जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, जो बुक में दिया हुआ है उसको पढ़ने वाले अंदाज में जो उसके पीछे आपकी दृष्टि आपको प्राप्त होनी, मतलब कि दिशा में जो बात हो सकती थी वो मैंने अभी तक करी है। और उसके बाद हम लोग इसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि देखो इन्होंने क्या क्या लिखा है, और उसके हिसाब से हम फॉर्मूलेशन के जो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। प्लैनेट क्या होता है, मून नेचुरल सैटेलाइट है और वो सर्किल बनता है, ये सब कुछ ठीक है। और इससे ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे निकालिए, इसको आप, ये फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, इस पर बेस्ड सम भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। उसके बाद अगर हम 2π/t लिख देते हैं, इसको 2π/t लिख देते हैं, तो ये √gm/r³ ये भी होगा। इस बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इक्वेशन नंबर 3 में 2π/t होल स्क्वायर बीच में कुछ नहीं लगा, इक्वल का साइन लगेगा gm/r³। थोड़ी मिसप्रिंट है, उसमें इक्वल का साइन लगा लीजिएगा। तो इन्होंने t² की वैल्यू लिखी है निकाल के, वो है 4π²/gm, मैंने इसी को मॉडिफाई मतलब इधर उधर करने के बाद आ जाएगा 4π²/gm × r³ या t²/r³। ये छोटी छोटी सी बातें इन्हीं को नोट करनी है। आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो शायद, मेरा अंदाज है। इसके अलावा इन्होंने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है 11th-12th में, gm = gr²। ये कैसे, जब स्मॉल g की वैल्यू आप इस चैप्टर में पढ़े होंगे, वो gm/r² पढ़ा होगा। इनके सबके सब्स्टिट्यूशन से ये t की वैल्यू, एक और फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, 2πr/r और √r/r। ये फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे कि r क्या है, सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस। अगर सन और प्लैनेट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो, और अगर प्लैनेट और सैटेलाइट का हो तो प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच की डिस्टेंस हो गई, जैसे कि अर्थ और मून। और ये जो रेडियस है कैपिटल R, ये इसकी रेडियस है। हम अर्थ को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग दुनिया की बात क्या करें, हम अर्थ पे रहते हैं। अर्थ को हिसाब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेट रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल R and distance of the planet satellite is small r। ये जो small r है, अगर हम ये कहें कि ये हमारी अर्थ है और इसकी रेडियस r है, सेंटर कहीं यहाँ पे है, और अगर ये r है, यहाँ ऑर्बिट है, इतनी दूर है, तो ये डिस्टेंस r कहलाएगी। सेंटर ऑफ द अर्थ से नापी जाएगी, ध्यान रखना, सरफेस से नहीं नापी जाती। जो स्मॉल r होगा वो
h से दिया जाएगा। ये h कहलाएगी सरफेस से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस h कहलाएगी, कितनी हाइट पे है हमारे सरफेस से, उसको h कहते हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन शायद 11th में है, r इक्वल टू r प्लस h। हम कर नहीं रहे हैं लेकिन आपको किसमें, सॉरी ये r अपॉन g है। इतने r कहाँ से आ जाएंगे? g माने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप अर्थ लेके चल रहे हो तो अर्थ की रेडियस है। ये सेंटर ऑफ द अर्थ से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस स्मॉल r है। ये इसके मतलब जो मतलब है ये बहुत क्लियर होने चाहिए फॉर्मूले में, तभी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सही ढंग से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो आप इजी वे में करते चले जाएं। और भी कुछ फॉर्मूले हैं इसमें जिनको आप अच्छे से यूज कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की वेग क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हो। तो v इक्वल टू आर ओमेगा से निकल आता है। हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, तो ये जो v की वैल्यू आई इसको याद रखिएगा। इस पर बेस्ड सम्स आ सकते हैं r इंटू जी अपॉन r, ठीक है। v इक्वल टू कैपिटल R इंटू अंडर रूट जी अपॉन स्मॉल r। ध्यान रहे स्मॉल r बहुत बड़ी है कैपिटल R के तुलना में, है ना। जिसका नाम बड़ा हो जरूरी नहीं कि वो बड़ा हो, है कैपिटल होते हुए भी स्मॉल है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने ये कहा व्हेन सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड क्लोज टू अर्थ, अगर अर्थ के पास है, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग is very close to earth, very close to earth, तब क्या हो जाएगा? very close to earth माने small r equal to capital R, तब simply v equal to under root gr। ये भी आपने पढ़ा है 11th में, और इसकी वैल्यू आपने निकाली होगी। कितनी निकलती थी? 7.92 अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने निकाली होगी। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट क्या होता है ये भी आप जान सकते हो, क्योंकि आपने इतने दिनों में जिसने सीरियसली इस मैकेनिक्स के सिलेबस को अपना करके समझ के पढ़ा है तो वो जान गया है कि एंगुलर मोमेंटम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। बिना एंगुलर मोमेंटम की बात करें कोई भी ऑर्बिटल रोटेशनल स्पिन मोशन की बात नहीं की जा सकती है। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे L जो ऑर्बिटल वाला होता है वो mvr बेसिक डेफिनेशन है, इससे इन्होंने निकाला है जी। जानते हो क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बारे में भी ठीक से पढ़ लीजिए। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये यूनिवर्सल है, इस पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला के, उसमें मीडियम पे डिपेंडेंस है। एप्सिलॉन नॉट जब वैक्यूम की बात होती है, अन्यथा एप्सिलॉन लिखा जाता है। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए शब्द उसमें जोड़ा गया यूनिवर्सल, सार्वत्रिक हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो GMMQ स्क्वायर और R, या इसी को GR स्क्वायर M स्क्वायर ऐसा देखने में लग रहा है। ये G हो गया, R स्क्वायर स्क्वायर तरीके से। तो ये इन्होंने फॉर्मूले दिए हैं जो कि आप
अपने मतलब के लिए यूज कर सकते हैं। चूंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको क्या लिखना है, लिखना तो है ही नहीं कुछ, लेकिन इन फॉर्मूले की समरी आप उतार के पीछे वाले सम्स को करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। पहले तो फिजिक्स जाननी जरूरी होती है कि माजरा क्या है, स्थिति क्या है, उसका आकलन आपने कर लिया है कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं सूर्य फैले हुए हैं, स्टार्स फैले हुए हैं, और स्टार की अपनी एक परिवार है, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के रूप में, और उसी की फिजिक्स जाननी है। तो हम एक को जान लेंगे, पूरे ब्रह्मांड को जान लेंगे, चाहे कितना अनंत तक क्यों ना फैला हो। यही थ्योरी हम दूसरी जगह अप्लाई करेंगे। हालांकि रहस्यों से भरा हुआ ये ब्रह्मांड है, बस इशारा हम आपको कर दें। चूंकि साधारण जो मैटर है, जैसा हमारा अर्थ का है या सन का, थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है, क्योंकि बहुत गर्म है, सॉलिड फॉर्म में पूरा नहीं है वहां पे, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर सब गैसेस फॉर्म में है। एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं। लेकिन ये सामान्य बातें हैं। बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं वहां पे जिनकी बात हम लोगों ने अभी नहीं करी। ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, और भी हैं छोटी छोटी वाली, डिफरेंट नामों से जानी जाती हैं। एक ब्रह्मांड का कंपोजिशन है, बहुत सारे घटनाक्रम हुआ करते हैं। ब्लैक होल्स की तो डेंसिटी इतनी ज्यादा है, आप न्यूक्लियस की डेंसिटी को हाईएस्ट मानते हो? न्यूक्लियस की डेंसिटी को पता है किसी को? कोई खड़ा होकर बताएगा? कोई क्लास में न्यूक्लियस की या नाभिक का घनत्व कोई जानता है? किसी को नहीं पता। क्या रट के पढ़ते रहे हो क्या? ये रटने वाली चीज कुछ होती है, कुछ चीजें जानने वाली भी होती है। रटने के हिसाब से आप कहते हो 10 टू द पावर 11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। ये तो आपने रटने वाले अंदाज से रट लोगे, भूल जाओ। जानने वाले के हिसाब से ये क्या है? चौक है। ये लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। घनत्व का मतलब आप जानते हो कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया, और इसका मास कितना होगा? ज्यादा 5 ग्राम, 2 ग्राम। लेकिन इसका न्यूक्लियस मैटर अगर होता, ये तो चॉक मैटर है, चॉक मैटर की जगह पे अगर न्यूक्लियस मैटर हो तो उसका वजन निकलेगा 10 टू द पावर 11 किलोग्राम। अब 10 टू द पावर 11 भी आप 10 टू द पावर में जब से पढ़ने लगे, लिखना आसान हो गया। लेकिन आप जानते हो 10 टू द पावर 2 किलोग्राम कितना होता है? 100 किलोग्राम। कितने बच्चे हैं जो 100 किलोग्राम उठा सकते हैं? अगर हम ये कहें कि जो हम चौक पकड़े ये 100 किलोग्राम, क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना। 1000 किलोग्राम, 10,000, 1000 किलोग्राम, 1,00,000 किलोग्राम। 10,000 में 10 टू द पावर 4 होती है, जानते हो? 1,00,000 में 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 11 किलोग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन होगा। कितने डेंस होगा न्यूक्लियस? आप यू कैन इमेजिन नाउ। इसको कहते हैं जानना। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिनको आप कहते हो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है न्यूक्लियस। और मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन स्टार की जो डेंसिटी होती है वो 10 टू द पावर 13 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब उससे भी 100 गुना भारी, न्यूक्लियस के मैटर से भी 100 गुना भारी न्यूट्रॉन स्टार होता है। और जो ब्लैक होल्स होते हैं उनकी 10 टू द पावर 15 होती है।
माने 4 पावर आप बढ़ा दीजिए तो कितना हुआ जाके 10,000 गुना भारी होता है वो मटेरियल। यानी लाइट की जो है रे भी जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ पाती। आप प्रकृति को जानिए, फिजिक्स को आप पढ़ रहे हो ना, इसलिए ये जानना जरूरी है, तब आपका फिजिक्स के प्रति रुझान बढ़ेगा कि फिजिक्स केवल पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने आप को जानने के लिए, अपनी सराउंडिंग को जानने के लिए। हमारे सराउंडिंग दीवारें हैं, आप बैठे हुए, यही नहीं है। बहुत बहुत कुछ यहाँ से जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हमारी सराउंडिंग है, और उस सराउंडिंग को पदार्थ के रूप में, बहुत सारे तथ्यों के रूप में, ऊर्जा और नियमों के रूप में जानना, यही भगवान के दर्शन करना है, यही उस विराटता को जानना है। आप नहीं जानना चाहते हो, कितना जानना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है, बट यू कैन नो द रियलिटी ऑफ दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बाय स्टडीइंग प्रॉपरली। अगर हम ठीक से जाने तो ये जो अनंत की भयावहता है, जब जानने की कोशिश करोगे तो सब खत्म हो जाती है। पूरा अनंत एक शून्य में सिमट जाता है। किस में सिमट जाता है? शून्य में सिमट जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो सैटेलाइट और प्लैनेट्स के मोशन को हमने डिस्कस किया। अब एनर्जी कंसीडरेशन और 2 मिनट में हम आपको कर देते हैं, अपने आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये केस आपने पहले से पढ़ा हुआ था। आपने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, न्यूटन के नियम के हिसाब से जो निकल के आई, वो हाफ mv² होती है। कितनी होती है? mv। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ पोटेंशियल एनर्जी होती है v, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, -gmf/r। अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को यूज करेंगे, ठीक है, किसी की या किसी उसके लिए यूज करोगे, तो वो कितनी निकल के आती है काइनेटिक एनर्जी? बताएं। काइनेटिक एनर्जी प्लस में आती है। काइनेटिक एनर्जी प्लस में आती है gm, नहीं हाफ लगा हुआ है, हाफ gmn, और टोटल एनर्जी निकालोगे तो k प्लस u करोगे, u या v जो भी लेते हो, तो ये जो है -1 प्लस हाफ, तो कितना बचेगा? -12 यानी टोटल एनर्जी भी माइनस है। और ये प्लस कब हो सकती है या जीरो कब हो सकती है? जब वो अनंत पे चला जाए, जिसको आप कहते हो एस्केप, पलायन वेग भी निकालते हो, जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकलता है, कि बहुत आसान नहीं है उससे बाहर निकलना। उसका नेगेटिव रहना ही उसका बाउंडेड, हमारा उससे जुड़े रहने का कारण है। जब हमारा जीरो हो जाएगा तो हम उससे बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे नहीं? तो मैं यही सब कहना चाहता हूँ कि जो टोटल एनर्जी है, इस एनर्जी कंसीडरेशन को आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। अब चूंकि नेक्स्ट टर्न में बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आज छोड़े दे रहा हूँ कि काइनेटिक जो एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनते हैं, अगर आप अपने आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में चलती है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में चलती है, यानी दो के बॉडीज़ के बीच के सेपरेशन होता है। तो इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हो। यही एनर्जी कंसीडरेशन को जब मोशन ऑफ प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को कंसीडर करोगे तो, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि यहीं पे बात ख़त्म की जाए, और आगे जो है हम नेक्स्ट पीरियड में पूरे तरीके से इस यूनिट को ख़त्म करेंगे, फिर 4th यूनिट को चालू करेंगे, और यहीं पे